उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की सिंधौली विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इफ्तिखार अली नागर का बहुत बड़ा बयान आया सामने। सिंधौली विधानसभा में एआईएमआईएम पार्टी का जबरदस्त आम सभा का आयोजन किया गया। इफ्तिखार अली नागर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष इफ्तिखार अली नागर ने संबोधन दिया और संबोधन में एक बड़ा बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार हैं प्रदेश में हर सीट निकालने के लिए। हमारी पार्टी के सामने फिर देश की कोई भी पार्टी आ जाए, हम पूरी तरह से सारी सीटें निकालेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष इफ्तिखार अली नागर ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए जानते हैं। सुल्तानपुर से सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। सर, आज सिंधौली विधानसभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का क्या प्रतिक्रिया है, आज क्या हुआ? ये पार्टी का प्रोग्राम था, पार्टी के लोगों ने बुलाया था। जिला पंचायत की तैयारी है, साथ साथ 2027 विधानसभा की भी तैयारी है। पार्टी के प्रोग्राम के लिए ऐसे हम लोग करते रहते हैं प्रोग्राम। बीच में ठंडक ज्यादा थी, थोड़ा सा प्रोग्राम नहीं हो रहे थे। हम लोग चाहते भी नहीं है कि हमारे प्रोग्राम की वजह से कोई बीमार हो जाए। तो विधानसभा का चुनाव देखिए, पार्टी हमेशा संगठन पे काम करते रहती है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे हर साल में चुनाव होता है। नगर पालिका खत्म होता है, जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत खत्म हुआ तो फिर विधानसभा, विधानसभा के बाद एमएलसी का, लोकसभा, तो चलते रहता है चुनाव। तो हम लोग भी चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह पंचायत चुनाव भी हम लोग बहुत मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में लड़ेंगे और सुल्तानपुर में भी इंशाल्लाह इस बार हम लोग पिछली मर्तबा से ज्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोग को ज्यादा सीटों पे रनर रहे हैं और 3 सीट जीत करके भी आए थे। इंशाल्लाह इस बार हम लोग के बगैर जिला पंचायत अध्यक्ष कोई नहीं बनेगा। पिछली बार 3 जिला पंचायत सदस्य थे, उनको आपने अनाउंस कर दिया है, मतलब उनकी घर वापसी करवा दी है और आप ही ने बयान दिया था, यही होटल है, आप ही ने बयान दिया था कि चाहे वो माफी ना मांगे, चाहे पैर पकड़े, चाहे माफी मांगे, नहीं किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए कि पॉलिटिक्स में कोई पार्टी ऐसी है जो पार्टी अपने लोगों को पार्टी से निकाल दे और फिर वापस ना ले? आप मुझे बताइए। हम एक सियासी पार्टी चलाते हैं ना, तो सियासत में तो आना जाना रहता है लोगों का। सामने वाला अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना रहमान और रहीम है कि जब वो ज़िना जैसी गलतियों को माफ कर देता है, तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर वो लोग सच्चे दिल से वापसी किए हो तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है। जीतने के बाद जो पारा चेंज करते हैं लोग, इसकी कोई बाउंडेशन आपकी रखते हैं? देखिए, बाउंडेशन का मतलब ये है, अब विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि इनकी सदस्यता रद्द करवाई जाए। जिला पंचायत का इलेक्शन है, अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि वो जीतने के बाद क्या कर सकता है। लेकिन अब जो बेज़मीर लोग हों, अगर इस तरीके की हरकत करें तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हमको जहां से इज्जत मिली और जहां से वकार मिला, जहां पे जिस बैनर पे लोगों ने वोट डाला, जिसके फेस पर वोट डाला, तो मुझे लगता है कि उनको खुद इस चीज को समझना चाहिए। कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं, तो उसको खुद इस बात को समझना चाहिए कि हमको वफादारी से, और वफादारी से किसी भी एक आप संगठन के साथ जब जुड़े रहेंगे तो आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, पॉलिटिक्स में आगे भी जाते हैं। सर, जैसे कि 3 लोग जीत करके गए थे और उनको पार्टी से और कोई इसके आगे मसला ही नहीं है। पूरे सुल्तानपुर में कोई मसला ही नहीं है। रोड बहुत अच्छा है, यहाँ लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, यहाँ पर लोगों को दुनिया भर की स्कीमें मिल रही है। कई 3 जिला पंचायत, हाँ यार, वो गए थे, उनको वापस ले लिया गया। गलती उन्होंने किया था, गलती की माफी मांग के वापस आ गए। हाँ, बाकी उनकी जगह पे कोई दूसरा दावेदार है, तो क्या जो जीते हुए प्रत्याशी है और दूसरा दावेदार, ये पार्टी फैसला करेगी, ये पार्टी फैसला करेगी। वो अभी बहुत टाइम है इलेक्शन में, अभी 1-1.5 साल है। एमआईएम पार्टी सुल्तानपुर में गृह युद्ध चल रहा है, पार्टी के अंदर तय कोई गृह युद्ध नहीं है, कोई गृह युद्ध नहीं है। घर की बात है, घर में तो चलता रहता है सब। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 21 से 22% दलित है। कितना?
21 से 22% दलित है, लेकिन 21-22% दलितों में 16 जातियां हैं, लेकिन 11% वो दलित जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम, बहन कुमारी मायावती के समाज से है, वो 11% है, जिसे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। वो 11% है उत्तर प्रदेश में। और अगर कोई नाइंसाफी झेल रहा था तो वही 11% वाला झेल रहा था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मान्यवर काशीराम उसी समाज के बीच में गए और क्या कहा है, मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि सरकारी नौकरियां तुम्हें मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करे, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का, कहा ये कौन है 11% वालों के बीच में आकर के कह रहा है, और उस समाज की बात कर रहा है जो समाज गोबर से दाना चुन करके खाता है। मजाक उड़ाया लोगों ने हमारे दलित भाइयों का, कहा उस समाज को सत्ता की चाबी देने के लिए काशीराम आया है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगा, कहा लोगों ने कि काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जो इल्जाम हम पर लग रहा है, हमारे लीडर पर लग रहा है, यही इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगाने वाले कौन लोग थे? कोई मुसलमान नहीं था। मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के लोग थे जो पुराने कांग्रेसी थे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा पिताजी, आपने पूरी जिंदगी हमसे हमारे सरों पर गंदे पिटवाए, आपने हमसे गुलामी करवाई, आपने दूसरे के डंडे और झंडों को हमारे कंधों पर रख करके जिंदाबाद के नारे लगवाए। अब हम दूसरे का डंडा और झंडा नहीं उठाएंगे। तो बाप के सामने बेटे के सामने बाप मजबूर हो गया। उसने कहा जा बेटा, तू जो चाहता है कर ले। तो उसने कहा कि काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, और बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। जब 11% यूनाइट हुआ तो उसने अगर मगर लेकिन नहीं देखा, वो यूनाइट होकर के अपनी पार्टी को वोट डाला। कहीं से 10,000, कहीं से 15,000, कहीं से 20,000 वोट जब मिला तो दूसरी पार्टी के लोगों ने दौड़ करके मान्यवर काशीराम, अगर कोई उठाता है तो अब्दुल उठाता है, और जब अब्दुल का नुकसान होता है तो न जितेंद्र बोलता है, न महेंद्र बोलता है, और न जितेंद्र के साथ नारा लगाने वाला अब्दुल बोलता। क्या मेरी बात गलत है? क्या ऐसा नहीं हुआ है? मैं तो कहता हूं उलमाए किराम को, जिन्हें सियासत करने का शौक है, अरे आपने तो देश को आजाद करवाया था, आपको देश चलाना चाहिए था। आप देश चलाते तो आज इस देश में भ्रष्टाचार न होता। आप देश चलाते तो इस देश में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। लेकिन आपने इस देश को बेईमानों के हवाले करके अपने बाजार से और अपने मकान में चले गए। यही वजह है कि आज इस देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज इस देश के अंदर नाइंसाफी हो रही है। आज इस देश के अंदर संविधान को ताक पर रख दिया गया है। संविधान की बात नहीं हो रही। अगर बात संविधान की होती तो एक वर्दी में पुलिस वाला अपने हाथ में गदा लेकर के साथियों की यात्रा में न होता। अगर बात संविधान की होती तो 4,500 करोड़ रुपया प्रयागराज में पानी की तरह बर्बाद न किया जाता। अगर बात संविधान की होती 45 करोड़ रुपया बर्बाद करने के बाद
वहां लोगों को सोने के लिए टेंट नहीं है, वहां लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और आपने वहां फाउंडेशन लगा दिया मुसलमानों की एंट्री नहीं है। किसने लगाया? उन लोगों ने लगाया जो अंग्रेजों के दलाल थे, उन लोगों ने लगाया जिन्होंने 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर हमारे तिरंगे को नहीं लगाया। सोचो ये ताकत उनको किसने दिया? मैंने कहा था ना कि इसी इलाहाबाद के अंदर जब जमीनें कम पड़ गई थी जंग आजादी के मुजाहिदीन को दफनाने के लिए, तो उनकी लाशों को जंगलों में आग लगा करके फेंक दिया गया। हिंदुस्तान का हर एक कोना गवाही देगा कि इस मुल्क का मुसलमान वफादारी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और उसने अपने जान माल सब चीज की कुर्बानी दी, तब जाकर के ये अपने अजीज आजाद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी मसाजिद, आपके मदारिस, आपकी कब्रिस्तान, ये सब चली जाएगी। ये जो वक्त तरमीमी बिल आ रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। संभल के हालात आपको मालूम है? 5 बच्चों को मार दिया। किसने मारा? अरे किसने मारा? जिन्नात ने गोली चलाई थी या फरिश्तों ने गोली चलाई थी? पुलिस वालों ने गोली मारा। ना आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ना आपने रबड़ के बुलेट का इस्तेमाल किया, ना आपने पैर में गोली मारी, आपने सीधे सर में और सीने में गोली मारी। आज संभल के अंदर हमें जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने कई मरतबा कोशिश की, मुझसे लोगों ने सवाल भी किया, लेकिन वहां पर हमारी पार्टी के लोगों को बुला करके एटीएस वालों ने 3-3 मरतबा 4-4 घंटे बैठाए रहे